Hello everyone, this is your friend Ravi Daya and I welcome you all to the Crazy Aspirants YouTube channel. In this video, I will be covering the static GK questions for the FCAT and especially the PYQs क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली PYQs ही हैं और उसके साथ साथ मैं कुछ और फैक्ट्स आपको बताता चलूँगा जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना and if you find it useful or informative then do like and subscribe the channel. So let's begin. First question says first Indian chief of Indian Air Force. क्या होगा आंसर? फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स, तो इसका आंसर होगा सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी क्यों होगा? अब इसमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई होगी ए ऑप्शन के साथ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स देन हम किसको टिक करते? थॉमस एल्मरिस्ट को, लेकिन इसने पूछा इंडियन चीफ, तो कौन होंगे? सुब्रतो मुखर्जी। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। और एक और पर्सनैलिटी का नाम लिखा गया है यहाँ पे, अर्जुन सिंह। बेसिकली ये भी इनका नाम अर्जुन नहीं अर्जन सिंह है, जो एयरफोर्स से रिलेटेड है। और एयरफोर्स की जो सबसे हाईएस्ट रैंक है, जिसे 5 स्टार रैंक भी बोला जाता है, वो कौन सी है? मार्शल। और वो आज तक एक ही पर्सन ने अचीव किया है और वो कौन है? अर्जन सिंह। जब आप देहरादून AFSB के लिए जाओगे वहाँ पे भी एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन मार्शल अर्जन सिंह के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, सो दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, फर्स्ट इंडियन चीफ थॉमस एल्मरिस्ट एंड फर्स्ट इंडियन सुब्रतो मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम स्टार्टेड इन विच ईयर? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट में भी चल रहे हैं और बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए, स्पेशली फर्स्ट। तो कौन से ईयर में स्टार्ट हुए थे? 1930। और होस्ट कौन था? कनाडा। और कनाडा के अंदर भी कहाँ पे हुए थे? हैमिल्टन। ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली हैमिल्टन होगा, हैमिल्टन। और अभी कहाँ पे चल रहे हैं? यूके, बर्मिंगम। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा कोई डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? अगेन PYQ है ये भी, और इम्पॉर्टेंट PYQ है, आपको कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है प्लानिंग कमीशन और कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1950 में। आप कंफ्यूजन कौन सा ऑप्शन के साथ होगी? 1951 के साथ। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था, ना कि प्लानिंग कमीशन बना था। ठीक है, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक हुआ था। और 5 ईयर प्लान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके मॉडल पर बेस्ड था? हेरोल्ड डॉबर। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। और इसका एम क्या था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एम एग्रीकल्चर सेक्टर पर था। ठीक है, और सेकंड 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पर बेस्ड था? PC महाल बॉयस, स्पेलिंग आप चेक कर लेना। और सेकंड का एम क्या था? इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करना, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और जो हमारे उड़ीसा में राउरकेला में जो स्टील प्लांट इस्टेब्लिश किए गए थे, वो भी सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही इस्टेब्लिश किए गए थे। और जो ये पर्सन है PC महाल बॉयस, इनके मेमोरी में एक डे मनाया जाता है 29 जून को। कैन यू रिकॉल दैट डे? क्या है? इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और थर्ड 5 ईयर प्लान से पूछा जाए, थर्ड 5 ईयर प्लान को हम और क्या बोलते हैं? गडगिल योजना। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQ भी है, गडगिल योजना बोलते हैं थर्ड। और थर्ड का एम क्या था? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों सेक्टर्स का मेन एम था। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान से काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपने कवर कर लिए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द लाइटनिंग किड? अगेन स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन 110% पूछा जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स के 3 से 4 क्वेश्चन कवर होंगे। एक होगा कोई टर्म दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सेकंड, किसी एमिनेंट प्लेयर का नाम देकर कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ऐसे पूछा जाएगा। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं उसके अंदर। और
चौथे टाइप का स्पोर्ट से आता है कि किसी भी स्पोर्ट पर्सन की ऑटोबायोग्राफी का नाम देकर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन जो स्पोर्ट्स से कवर होंगे या फिर कभी करंट में किसी ने कोई अचीवमेंट किया है उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लाइटनिंग किड किसे बोला जाता है? हमारे शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद, इज रिलेटेड टू चेस। उसके अलावा मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ये कुछ प्लेस उन्होंने उनके निकनेम ऐड किए हैं, ये आप एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लेस आर देयर इन द वाटर पोलो? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है वाटर पोलो में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ पोलो में पूछा जाता तो 4, लेकिन वाटर पोलो में पूछा गया तो आंसर क्या होगा? 7। और ये मेनली जो स्पोर्ट्स और उनके अंदर कितने नंबर ऑफ प्लेस होते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लेना आप इनको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिट्जर प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड? अगेन PYQ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइज से रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड प्राइज और उसके अलावा भी जितने भी प्राइजेज हैं कौन से ईयर में वो स्टार्ट किए गए थे, स्टार्टिंग ईयर, और कौन सी फील्ड में वो अवार्ड दिया जाता है। यहाँ से भी 110% क्वेश्चन पूछा जाएगा FCAT के अंदर, क्योंकि FCAT को आप पूरे पेपर को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। 3 से 4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स, 1 से 2 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस, 1 से 2 हिस्ट्री क्वेश्चन। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर से 2 से 3 क्वेश्चन, करंट से 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, और हम मैक्सिमम टाइम अपना कहाँ डिवोट कर देते हैं? करंट अफेयर्स पे, और स्टैटिक पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। साइंस का भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन सी फील्ड से होगा ये? जर्नलिज्म, और कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था? 1917 में। उसके अलावा जो ये फील्ड लिखी गई है यहाँ पे, ये क्या है? SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर की फील्ड से कौन सा अवार्ड? बोरलॉन्ग, बोरलॉन्ग अवार्ड कौन सी फील्ड से? एग्रीकल्चर की फील्ड से। और ये इस्टेब्लिश किया गया था आई थिंक 1992 के टाइम पे। और 1992 के टाइम पे एक अवार्ड और इस्टेब्लिश किया गया था, क्या नाम था? स्पोर्ट्स का अवार्ड था, रिकॉल करो, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आई थिंक ये हाईएस्ट अवार्ड है अभी, ये भी 1992 के टाइम पे ही स्टार्ट किया गया था, और फर्स्ट टाइम ये विश्वनाथ आनंद को ही दिया गया था। और साइंस की फील्ड से एक अवार्ड जो मुझे ध्यान आ रहा है जो यूनेस्को देता है, कलिंगा अवार्ड। कलिंगा अवार्ड साइंस की फील्ड में दिया जाता है, ये 1952 से स्टार्ट किया गया था, और इसको कौन देता है? यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है FCAT में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। ठीक है, और म्यूज़िक में ग्रैमी अवार्ड आपको पता ही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट, यहाँ पे स्पोर्ट होगा, स्पोर्ट ऑफ मलेशिया इज़। अब ये क्वेश्चन इंक्लूड करने के 2 कारण थे, क्योंकि बैडमिंटन जो स्पोर्ट है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, उससे आपको ऊबर कप एंड थॉमस कप आपको रिकॉल हो जाएंगे। थॉमस कप इतना पता होना चाहिए मेंस कैटेगरी के लिए, और वुमेन कैटेगरी के लिए ऊबर कप, सबसे पहला फैक्ट इन दोनों से ये। और वुमेन कप अभी जीता कौन है? ये जीता है साउथ कोरिया। मेंस का काफ़ी न्यूज़ में था, हो सके ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन वुमेन का आपसे पूछने के ज़्यादा चांसेज हैं। और मैन का कौन जीता है? नन अदर देन इंडिया। और हराया किसको है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, कैपिटल जकार्ता। ठीक है, और इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों कंट्रीज़ का जो नेशनल स्पोर्ट है वो कौन सा है? बैडमिंटन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन इज़ फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? अगेन ये CDS और FCAT दोनों का PYQ है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी देते हैं एग्जाम वाले, ऐसी बात नहीं है। ओजोन इज़ फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। और ओजोन 2 टाइप की होती है, फर्स्ट गुड ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है हमें, इसके अलावा एक होती है बैड ओजोन, एंड दैट इज़ फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर। और एक बार CDS में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है इनको बॉटम टू टॉप अरेंज करो, तो वो भी आपको अरेंजमेंट ध्यान रखना है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर। और कौन सी लेयर में कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के। और मेजोस्फेयर से रिलेटेड एक और फैक्ट, ये हमारी कोल्डेस्ट लेयर है, कोल्डेस्ट लेयर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच लैटिट्यूड इज़ कंसिडर एज IST। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, लैटिट्यूड नहीं होना चाहिए यहाँ पे क्योंकि ये एक लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो कौन सा वो लॉन्गिट्यूड है जिसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम चलता है इंडिया के अंदर? कौन सा है? 82.5 डिग्री 0.5। ये भी PYQ है। FCAT के PYQ के साथ ये CDS का भी PYQ आई थिंक 2022 के फर्स्ट वाले में पूछा गया था और 3 स्टेटमेंट दे के पूछा था। उससे एक स्टेटमेंट और क्या थी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, वहाँ पर जो टाइम चलता है या फिर जो टाइम जोन है वो कौन से लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग है, वो इस IST वाले के ही है या फिर इससे अलग से है, वो भी IST के अकॉर्डिंग चलता है। एक स्टेटमेंट ये थी। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट थी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है दैट इज़ 5 आवर्स 30 मिनट बिहाइंड GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड गलत था, बिहाइंड नहीं अहेड है, क्योंकि यहाँ पे आपको ने देखा होगा ना +5:30 लिखा होता है। ठीक है, तो अहेड है, तो उसमें से आई थिंक सिर्फ ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से एक क्वेश्चन और, ये कहाँ से पास करता है लॉन्गिट्यूड? नानी नाम की जगह है नियर इलाहाबाद से, इलाहाबाद। और इसी से रिलेटेड एक फैक्ट और, ये कौन कौन सी स्टेट्स के थ्रू पास करता है? स्टेट आप खुद सर्च करोगे और लिखोगे, क्योंकि वहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट से IST पास नहीं करता। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव और डायनेमिक कॉन्टिनेंट? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्टली भी आप देख सकते हो, वैसे अभी तक पूछा नहीं गया ये क्वेश्चन, मैंने आई थिंक किसी बुक में पढ़ा था, ये लूसेंट में शायद, तो वहाँ से लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? अंटार्कटिका। ठीक है, इसे डायनामिक और एक्टिव ऑप्शन के थ्रू जाओगे आप तब भी आपको पता चल सकता है। पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक डीपेस्ट ओशन है, पता होना चाहिए आपको, और लार्जेस्ट भी है ये। अटलांटिक ट्रेड पर्पस के लिए सबसे बिजिएस्ट ओशन है ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। बिजिएस्ट ओशन के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन लगती है कंट्रीज़ की, हाईएस्ट कोस्ट लाइन अगर कोई ओशन शेयर करता है तो वो भी कौन सा है? अटलांटिक। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ वर्ल्ड्स लोवेस्ट पॉइंट? अगेन हाईएस्ट पॉइंट आप सबको पता होगा या कुछ को ये भी नहीं पता है? कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। हाइट 8848, मैक्सिमम जगह पे ये लिखा मिलता है लेकिन ये चेंज हो गई है, 8850 मीटर्स हो गई है ये। और कॉन्टिनेंट में पूछा जाए तो एशिया के अंदर, और कंट्री यू ऑल मस्ट बी नोइंग इट, नेपाल। सो अब लोएस्ट पॉइंट बताओ मुझे, तो कौन सा होगा? इसका आंसर होगा कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी, एक और क्वेश्चन आता है इससे, ये इसको लेक कंसिडर किया जाता है, सिर्फ नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक पूछा जाए तो कैस्पियन सी ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी SSC काफ़ी बार पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, हम जनरली क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं, और ऑप्शन क्या करते हैं इतने क्लोज दिए रखे होते हैं कि वो क्वेश्चन को टफ बना देते हैं। ठीक है, तो पहले क्या किया करो, क्वेश्चन की रीडिंग करके उसका आंसर अपने माइंड में सबसे पहले लेके आओ, उसके बाद ऑप्शन पे जाओ, फिर देखो जो आपने आंसर सोचा था वो ऑप्शन में है तो समझ लो आपको आंसर मिल गया है। अगर हाँ आपको उसका कुछ भी आता पता नहीं है, देन ऑप्शन के थ्रू जाओ और एलिमिनेशन मेथड के यूज़ करके करो। ठीक है, डेथ वैली कहाँ पे? USA के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ आवर नियरेस्ट गैलेक्सी? अगेन CDS और FCAT दोनों का PYQ और सेम ईयर में पूछा गया था, तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप खुद समझ सकते हो। सो B और C ऑप्शन आप इजी एलिमिनेट कर लोगे, A और D में कन्फ्यूजन होएगी, तो कन्फ्यूजन आज क्लियर कर लो। एंड्रोमेडा क्या है? हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? क्लोजेस्ट स्टार आफ्टर सन टू अर्थ। ठीक है, अगर मान लो सन गायब हो जाए तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार है हमारे पास वो कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नियरेस्ट गैलेक्सी का भी और नियरेस्ट स्टार का भी दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
किताब अल हिंद, अगेन हर एग्ज़ाम का, आरआरबी, बैंकिंग, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से। किताब अल हिंद, यहाँ पे उल हिंद भी लिखा मिलता है कहीं कहीं से। किताब उल हिंद वॉज रिटन बाय, कौन थे? अल बिरूनी द्वारा। ठीक है, अल बिरूनी ने लिखी थी किताब अल हिंद। और उसके अलावा हेरोडस, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्ट्रैबो का नाम आता है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जियोग्राफिया या ग्राफी, जियोग्राफिया था, हाँ जियोग्राफिया। तो स्ट्रैबो ने बुक लिखी थी जियोग्राफिया। और अलबिरूनी का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो अलबिरूनी शायद मोहम्मद कासिम, नहीं कंफर्म नहीं है, लेकिन आप देख लेना, लेकिन आपको इस बुक के राइटर का नाम पता होना चाहिए, अलबिरूनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज़ नोन एज द सोर ऑफ चाइना। आप सोरो वर्ड से सुनते ही दो सोरोज और याद रखने आपको, सोर ऑफ बंगाल, खुद सर्च करोगे, सोर ऑफ बिहार। जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता आज ही जाके सर्च करके अपने नोट्स में लिखोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये PYQ है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं आया था, ये किसी और तरीके से आया था, वो मैं बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हवांग हो। और हवांग हो रिवर को क्या बोला जाता है? येलो रिवर भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था विच रिवर इज़ नोन एज द येलो रिवर, और उसका नाम है हवांग हो, और इसी को सोर ऑफ चाइना भी बोला जाता है। ठीक है, सो इंडस, इंडस को सुनते हैं आपके दिमाग में इंडस वाटर ट्रीटी आनी चाहिए। ईयर इंपॉर्टेंट है FCAT के लिए, 1960 में नेहरू और अयूब खान के बीच में हुई थी। ठीक है, अयूब खान। और इंडस की ट्रिब्यूटरीज आपको पता होने चाहिए, झेलम है, चेनाब है। और चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। और ट्रिब्यूटरी क्या होती है, अब ये टर्मिनोलॉजी बताने की तो ज़रूरत आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम इज जस्ट आई थिंक 20 to 25 डेज रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और क्या है, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, इंडस, झेलम, चेनाब, इन 3 रिवर का वाटर किस रेशो में बटेगा? 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% हम। और जो बाकी 3 रिवर बची, कौन कौन सी बची? रावी, ब्यास एंड सतलुज, उनका कौन यूज़ करेगा? इंडिया। लेकिन कौन से ईयर में हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। और पूछा कैसे जाएगा? कोई भी जो इवेंट है, एक उसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, उसके टाइम पे INC के प्रेसिडेंट कौन थे, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वाइस रॉय, गवर्नर जनरल जो भी थे वो कौन थे। ये 3 पर्सपेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेट, इवेंट, और इवेंट क्या था उसका भी आपके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पूना पैक्ट की डायरेक्ट डेट आपको रटी हुई है, पूना पैक्ट था क्या वो आपको पता नहीं है। ठीक है, सो पूना पैक्ट वॉज साइंड इन विच ईयर, तो इसका आंसर होगा 1932। ये 23 सितंबर 1932। और ऐसे भी पूछा जाता है कि जो पूना पैक्ट था वो किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है, जनरली जो पूना पैक्ट था वो साइन हुआ था BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। लेकिन जो पूना पैक्ट जो साइन किए थे वो किसने किए थे? BR अम्बेडकर और विनोबा भावे ने। ठीक है, महात्मा गांधी के बिहाफ पे इन्होंने किए थे। और इस पूना पैक्ट से क्या हुआ था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनकी रिजर्व सीट आई थिंक 41 से 147, ये डाटा आप देख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये इसने इंक्रीज़ कर दी गई थी। और ये हुआ था येरवड़ा जेल पुणे, येरवड़ा जेल पुणे के अंदर ये पूना पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, और विनोबा भावे कौन है? ये वही पर्सन है जिनको रमन मैगसेसे एक अवार्ड है ना, जो सबसे पहली बार किनको मिला था? विनोबा भावे को। कब मिला था? 1958 में। और अवार्ड स्टार्ट कौन से ईयर में हुआ था? 1957 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रमन मैगसेसे अवार्ड सबसे फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था? विनोबा भावे, 1958। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पार्टी वॉज फाउंडेड आउटसाइड द इंडिया। ये 2021 का जो सेकंड एफकेट एग्ज़ाम था उसमें मेरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में, मुझे पता है जनरली आपको नहीं पता होगा, लेकिन ऑप्शन के थ्रू तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जब आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है तो उसके थ्रू आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अभिनव भारत, ये अभिनव भारत एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1904 में किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, वीडी सावरकर के द्वारा, ठीक है। और मैं इसको कैसे याद करता हूँ, जैसे ए का उल्टा क्या होता है, ऐसे करेंगे तो वी डी सावरकर, इस तरीके से मेरे माइंड में ये फिक्स है। गदर पार्टी, HSRA और मित्र मेला आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। HSRA ये पता होना चाहिए आपको, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने स्टार्ट की थी दिल्ली के अंदर, और ईयर था 19, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये थी 1928, ठीक है। तो 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने HSRA स्टार्ट की थी। और जो गदर पार्टी थी ये 1913 के अंदर स्टार्ट की गई थी, और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था, सैन फ्रांसिस्को। इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया एस्टेब्लिश की थी। और इससे एक नाम जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है, लाला हरदयाल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द स्लेव डायनेस्टी। हाँ, और किसी ने मुझे मैसेज किया कि सर आप अपनी वीडियोस में काफ़ी स्लो बोलते हो, तो यार मैं ताकि फैक्ट्स माइंड से स्किप ना हो जाए इस वजह से स्लो बोलता हूँ। आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब के अंदर वीडियो को फास्ट करके देखने का, तो आप थोड़ा फास्ट करके देख लिया करो, बट स्टिल आई विल ट्राई टू बी बिट फास्ट, ठीक है। हु स्टार्टेड द स्लेव डायनेस्टी, अगेन दिल्ली सल्तनत, जितने भी रूलर्स हैं, 5 डायनेस्टीज़ हैं, सबके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, और एक बनेगा मुग़ल एम्परर से। मुग़ल एम्परर्स में से भी उनके द्वारा जो आर्किटेक्ट सेक्शन है ना उनका, कि कौन से एम्परर ने कौन सा मोन्यूमेंट बनवाया है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आपको पता है कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, लिमिटेड सिलेबस भी मैं आपको बताया जा रहा हूँ, आप फिर भी नहीं पढ़ोगे, देन दैट इज़ ऑल योर फॉल्ट। सो स्लेव डायनेस्टी किसने स्टार्ट की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन क्या है, स्टार्ट करवा दी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाबर के नाम से पता होना चाहिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और कब कब हुए थे, डेट, इंपॉर्टेंट बैटल्स, अगेन इंपॉर्टेंट बैटल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट बैटल्स की डेट आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, 1556 सेकंड, और 1861 थर्ड, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन विच 5 ईयर प्लान। ये एफकेट का PYQ नहीं है, लेकिन ये मैंने और किसी एग्ज़ाम में देखा था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, तो इसलिए मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आप सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन कौन से 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था, अगर आपको जनरली आइडिया नहीं है लेकिन आपको 5 ईयर प्लान्स का पता है, इतना पता होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के टाइम पे आया था इंडिया के अंदर, ठीक है। और 1951 से 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान कहाँ तक गया होगा, मैक्सिमम 60 या 61 तक, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं ये कौन से 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया होगा, थर्ड के अंदर, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था थर्ड के अंदर, और एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँ तो 1965 की स्टार्टिंग या 1964 के एंड में इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था। और इसके अलावा एक रेवोल्यूशन और पूछा जाता है, वाइट रेवोल्यूशन, इसके फादर आपको पता होना चाहिए, वर्गीस कुरियन, ठीक है। और रेवोल्यूशन काफ़ी हैं, 5-6 रेवोल्यूशन है, जैसे एक और मैं बताऊँ आपको, ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए था, पेट्रोलियम के लिए। और ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू था फिशेस के लिए, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज की बात चली है, आपको
ऑफिशियल लैंग्वेजेस टोटल कितनी है सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। और एक बार ओवरव्यू आप देख लेना, गो थ्रू कर लेना जितनी भी लैंग्वेज है, लेकिन ऑप्शन के थ्रू आप देखोगे तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा इंग्लिश इज़ नॉट अमंग द ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंग्लिश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड अकबर फोर्ट बैटल ऑफ हल्दी घाटी? अगेन मैंने आपको पहले ही बताया कि बैटल्स इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी हुए हैं उनकी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? 1576 के अंदर। और अकबर से रिलेटेड एक दो फैक्ट और, अकबर अकबर आपको ये पता होगा कि काफ़ी यंग एज में इनको रूलर बना दिया गया था, लेकिन इनकी जो मेन देख रेख है वो कौन करते थे? बैरम खान। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मुग़ल एम्प्रेस में अकबर ही एक इकलौता इलिटरेट रूलर था, इलिटरेट रूलर था, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने एक धर्म स्टार्ट करवाया था, दीन ए इलाही। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट पूछी जाती है 1586 और 87। एक बार कंफर्म कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली 87 है इसका, ठीक है। तो दीन ए इलाही किसने स्टार्ट करवाया था ये रिलीजन, ठीक है। इसमें क्या था कि हर रिलीजन से जो उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको कंबाइन करके इस रिलीजन के अंदर स्टार्ट किया था इसने, लेकिन काफ़ी पॉपुलर नहीं हो पाया था ये, ठीक है। तो और ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में 1526 अभी बताया था, फर्स्ट पानीपत का बैटल, ठीक है। और 498 रिलेट करो, कौन सा इवेंट हुआ था हिस्ट्री में इस दिन? वास्को डिगामा, वास्को डिगामा ये एक पोर्चुगीज़ था जो इंडिया आया था, कौन से ईयर में? 1498 में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये आई थिंक मैंने कवर कर दिया। विच 5 रुपैन इज़ नॉन एज द गडगिल योजना? गडगिल योजना, ऑप्शन के थ्रू जाओ। अब ऑप्शन के थ्रू जाने में जिनको नहीं पता होता ना वो क्या करेंगे, नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, तो इन तीन में से कोई तुक्का लगा के आ जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर अपने माइंड में लेके आओ और फिर ऑप्शन के थ्रू जाओ। जैसे इसका आंसर क्या था, हमने पढ़ा था थर्ड 5 ईयर प्लान को क्या बोला जाता था? गडगिल योजना, और इसमें है ही नहीं, और नन ऑफ दिस आपने सबसे पहले काट दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी? अगेन इस क्वेश्चन के साथ साथ हर जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं उन डायनेस्टीज़ के, डायनेस्टी स्पेलिंग बहुत गलत होती है यार, डायनेस्टीज़ के जो फाउंडर्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फाउंडर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहो तो क्या कर लेना, हर डायनेस्टी का लास्ट रूलर, हर डायनेस्टी का नहीं, जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं जैसे गुप्ताज हो गए, मौर्याज हो गए, ठीक है, हरियंका डायनेस्टी हो गई, इन डायनेस्टीज़ का फर्स्ट एंड लास्ट रूलर आप याद कर लेना, लेकिन फर्स्ट फाउंडर तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर आप जिसको डायरेक्टली पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। सबसे पहले हरिहरन बुक्का। आप देखो ऑप्शन के साथ जाने के लिए भी आपको ऑप्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के आप टिक कर दोगे। हरिहरन बुक्का ये वो पर्सन थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर का इस्टेब्लिश किया था, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर से अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हरिहर बुक्का देखते आप मार्क कर देना। उसके बाद सिम्बू का सेकंड पे आ गया, लेकिन ये इसका आंसर है हरियंका डायनेस्टी के, अरे नहीं, हरियंका हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिम्बिसार, ठीक है। ये सिम्बू का ये थे सातवाहन जो डायनेस्टी थी, सातवाहन जो डायनेस्टी थी उसके रूलर थे, फाउंडर थे सिम्बू का, एस से सातवाहन, एस से सिम्बू का। और हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिम्बिसार। मोस्टली कंफ्यूज बिम्बिसार और बिंदुसार में होते हैं, ठीक है। बिंदुसार थे गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। और गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त वन, मौर्य तो अलग थे, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त वन। और गुप्ता डायनेस्टी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फ्रेम होता है कि जो फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर थे उनका नाम क्या था? फाइयान। वो कौन से रूलर के टाइम पे आए थे? वो आए थे चंद्रगुप्ता टू।
आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें उसको थोड़ा और डिफ़िकल्ट करे, चंद्रगुप्ता 1, चंद्रगुप्ता 2 ऐसे दिया जा रहा है वो। ठीक है, तो आंसर आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए, तो चंद्रगुप्ता 2। ठीक है, बिंबिसार फाउंडर थे, हरिंका डायनेस्टी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ पैक्ट, अगेन इम्पोर्टेंट इवेंट, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया गया है। लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड इन विच ईयर, तो कौन से ईयर में था? 1916। अब लखनऊ पैक्ट था क्या? डायरेक्टली आपको एक लाइन भी इसके बारे में पता है, आप कर लोगे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई थी इस टाइम पे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लखनऊ समझौता जिसे बोला जाता है। ठीक है, और इसके टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। हैंड राइटिंग काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है आजकल, है ना। ठीक है, तो कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई थी। और ये डेट्स जो लिखी हुई हैं ये भी मॉडर्न हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म, ये इवेंट हुआ था। अब ये इवेंट था क्या? इसमें डिमांड की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये डेट इसके साथ आप याद कर लेना। 1940 में अगस्त ऑफर आया था। ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा वरना काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो और बोरिंग भी हो जाएगी। और 1920 में, 1920 इम्पोर्टेंट है, दो इवेंट स्टार्ट हुए थे, नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कब हुए थे? 1920 से, और 1922 से 22 तक। हाँ, इस रिलेटेड चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नहीं फिर काफ़ी डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इतना आप याद रखो, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कब हुए थे? 1920 में। बैकग्राउंड आप थोड़ा सा पढ़ लेना इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनसी वाज फाउंडेड इन विच ईयर? PYQ, आईएनसी से कितने बार ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जाता है, सबसे पहले ईयर पूछा जाता है 1885, 1885 में। और फाउंडर कौन थे इनके? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम वैसे ये एक जो ब्रिटिश क्या बोलेंगे उन्हें, ब्रिटिश अपने में जैसे यूपीएससी वाले होते हैं, यूपीएससी को वालों को क्या बोलते हैं, तो वहाँ से एक हाँ रिटायर सिविल सर्वेंट, ये रिटायर सिविल सर्वेंट थे, एक ब्रिटिशर थे, तो इन्होंने हेल्प की थी आईएनसी को फाउंड करने में, तो ये एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे उसके। और सबसे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। और आईएनसी के प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, फर्स्ट वुमेन आपसे पूछा जाए, फर्स्ट वुमेन तो कौन थी? एनी बेसेंट। अब ये कब बनी थी मैं इसको एक इवेंट से रिलेट करके बताऊंगा। और पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इंडियन वुमेन सरोजिनी नायडू। और ये कब बनी थी? 1925 में बनी थी आईएनसी की प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक और पूछा जाए, फर्स्ट फॉरेनर प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो आप कहोगे ए.ओ. ह्यूम भी तो फॉरेनर थे, लेकिन ए.ओ. ह्यूम थे फाउंडिंग मेंबर्स जो थे उनमें एक इम्पोर्टेंट पर्सन थे, लेकिन ये प्रेसिडेंट नहीं थे। और फर्स्ट फॉरेनर कौन थे? जॉर्ज यूल। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाँ, और एक फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, सॉरी, हाँ मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, समझ में नहीं आया तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे रिलेट करके अपने नोट्स में लिख लेना। आईएनसी से रिलेटेड ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, FCAT में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, और हाँ मैं एनी बेसेंट का बताया था। देखो ये एनी बेसेंट इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में एक पढ़ा था ना, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के टाइम पे इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट एफर्ट्स डाले थे, और उस टाइम पे एनी बेसेंट के साथ साथ
मोहम्मद अली जिन्ना, उनका काफ़ी अहम रोल था हिंदू मुस्लिम यूनिटी करवाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद इनको लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, तो इनको 1917 में आईएनसी का प्रेसिडेंट बना दिया गया था एनी बेसेंट को, ये फर्स्ट वुमेन बनी थी। ठीक है, तो आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो चीज़ों को इधर से उधर, ताकि आपके माइंड से स्किप ना हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द वाइसरॉय ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857? रिवॉल्ट ऑफ 1857 हर एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके गो थ्रू होना है। और भी फैक्ट्स हैं जो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो डायरेक्टली जो PYQ पूछा गया है वो मैं आपके साथ यहाँ कवर कर रहा हूँ। वाइसरॉय ड्यूरिंग 1857, तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और ये म्यूटिनी जो स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से हुई थी? मेरठ से। ठीक है, मंगल पांडे ने जो भी 13 नेटिव इन्फेंट्री के जो थे वो बीफ वगैरह की वजह से जो भी इसके रीजंस थे, सीडीएस के लिए आपको रीजन वगैरह काफ़ी डीप में पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन आप सिर्फ फैक्ट्स पढ़ना है इसके। ठीक है, और उसके अलावा ये जो वाइसरॉय वगैरह लिखे हुए हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट, लॉर्ड मायो। अब देख, लॉर्ड मायो के इन्होंने ये वो पर्सन थे, इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, सीडीएस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है मायो। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया था लॉर्ड मायो ने। अब फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन टर्म का मतलब क्या होता है? जैसे कि जितने भी टैक्स कलेक्शन होती है उसका पैसा मान लो सारा सेंटर के पास चला गया, और नीचे लेवल पे कोई डेवलपमेंट करनी है, तो उस टाइम पे क्या करते थे, नीचे जो ऑफिसर होते थे, इंचार्ज होते थे, उनके पास फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं किया जाता था। ठीक है, तो उसने क्या किया था कि जो नीचे जो लोअर लेवल है वहाँ पर भी फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे अपना क्या, स्टेट सेंटर से स्टेट में आता है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट से विलेज पे आता है। ठीक है, तो ये सिस्टम लॉर्ड मायो ने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन क्या था? इनसे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था काफ़ी, अभी मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, आप देख लेना। ठीक है, सो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। सो इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रिवाइज करो स्टैटिक पार्ट, काफ़ी इजी सेक्शन होता है, टाइम सेविंग भी होता है, आंसर आपको पता है, डायरेक्टली विद इन 5 सेकेंड यू कैन टेक एंड स्कोर 4 मार्क्स। ठीक है, सो टिल देन enjoy, and if you find it useful, do share with your friends and like and subscribe the channel.